नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। भारत के प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति वास्तविक नियंत्रण रेखा से सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमत हुए। लिंक्डइन ने फ्यूचर ऑफ वर्क स्टेट ऑफ वर्क एट एआई रिपोर्ट जारी की। रूस उत्तरी समुद्री मार्ग विकसित करने के लिए भारत के साथ वार्ता कर रहा है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने डॉक्टरों को प्रिस्क्रिप्शन के तौर पर केवल जेनरिक दवाएं लिखने संबंधी नियम पर रोक लगा दी। पीएम गति शक्ति के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की 54वीं बैठक में अलग अलग बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सिफारिश की गई और रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सशस्त्र बलों की प्रचालन क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए 7,800 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति वास्तविक नियंत्रण रेखा से सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि भारत चीन संबंधों को सामान्य बनाने के लिए एलएसी पर शांति बनाए रखना और उसका सम्मान करना जरूरी है। दोनों देश एलएसी पर सैनिकों को पीछे हटाने और तनाव कम करने के प्रयासों को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। भारत चाहता है कि चीनी सैनिक सबसे पहले देपसांग डेमचोक से पीछे हटें। एलएसी की अगर हम बात करें तो एलएसी परस्पर सहमति पर आधारित लाइन नहीं है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को 3 सेक्टर्स में बांटा गया है, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी। पश्चिमी क्षेत्र जो है वो लद्दाख में पड़ता है। लद्दाख में सीमा विवाद है। 1860 के दशक में ब्रिटिश द्वारा खींची गई जॉनसन लाइन से संबंधित है ये। वहीं मध्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सीमा बनाती है। यहाँ पर मामूली विवाद है। वहीं पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो ये भी विवादित है, जो कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में पड़ती है। 1914 में मैकमोहन लाइन अरुणाचल प्रदेश में निर्धारित की गई थी। एलएसी पर उत्पन्न होने वाले विवादों को दूर करने के लिए हस्ताक्षरित कई प्रमुख समझौते हैं, जैसे कि 1993 में एलएसी पर शांति और स्थिरता के रखरखाव पर समझौता, 1996 में एलएसी पर सैन्य क्षेत्र में विश्वास निर्माण उपायों पर समझौता, 2005 में एलएसी पर सैन्य क्षेत्र में विश्वास निर्माण उपायों के कार्यान्वयन के लिए तौर तरीकों पर प्रोटोकॉल, 2012 में भारत चीन सीमा मामले पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की स्थापना पर समझौता और 2013 में सीमा रक्षा सहयोग समझौता। लिंक्डइन ने फ्यूचर ऑफ वर्क स्टेट ऑफ वर्क एट एआई रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जनवरी 2016 की तुलना में जून 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौशल प्राप्त लोगों की संख्या में 14 गुना वृद्धि हुई है। नवंबर 2022 में चैट जीपीटी की शुरुआत के बाद से एआई में खासतौर से जनरेटिव एआई को लेकर रुचि और इसके बारे में परिचर्चा में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कार्यस्थल पर एआई का काफी प्रभाव पड़ा है। सकारात्मक प्रभावों की अगर हम बात करें तो दोहराए जाने वाले कार्यों की समाप्ति से उत्पादकता में सुधार हो रहा है। बेहतर निदान, निगरानी आदि के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों में सेवा प्रदायगी में सुधार हो रहा है। लोगों के नम्रता और नैतिकता जैसे गुणों के महत्व में वृद्धि हुई है। और नकारात्मक प्रभावों की बात करें तो रोजगार का नुकसान हुआ है, खासकर ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर रोजगार के मामले में। संगीत प्रकाशन जैसे रचनात्मक उद्योगों में कॉपीराइट के उल्लंघन जैसे नैतिक और कानूनी मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं। वहीं भविष्य के कार्य की तैयारी की अगर हम बात करें तो एआई साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए पेशेवरों की अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार संक्रमण से संबंधित सेवाओं में निवेश करना चाहिए। एआई के उन क्षेत्रों में निवेश करने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो रोजगार को बढ़ाएं, न कि उसे स्वचालित कर दें। एआई प्रणालियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विनियामक एजेंसियों की क्षमता निर्माण पर बल देना चाहिए और भविष्य के अत्यधिक तकनीक आधारित कार्यों में कार्यबल को संलग्न करने के लिए उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जनरेटिव एआई की अगर हम बात करें तो ये एक डीप लर्निंग मॉडल है जो उस डेटा के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले टेक्स्ट, इमेज और अन्य कंटेंट उत्पन्न कर सकता है जिन पर उसे प्रशिक्षित किया जाता है। उदाहरण के लिए ओपन एआई का चैट जीपीटी, गूगल्स बोर्ड आदि। ये जटिल भाषा संरचनाओं को समझने के लिए एडवांस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग करता है। इससे बेहतर ग्राहक अंतरक्रिया स्थापित होती है। इसके अलावा मार्केटिंग, जीन अनुक्रमण, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ऑडियो विजुअल मीडिया जनरेशन जैसे कई क्षेत्रों में इसके अलग अलग उपयोग हैं।
रूस उत्तरी समुद्री मार्ग विकसित करने के लिए भारत के साथ वार्ता कर रहा है। उत्तरी समुद्री मार्ग के प्रारंभिक बिंदु मरमस्क बंदरगाह पर भारतीय कार्गो यातायात में वृद्धि देखी गई है। इस बंदरगाह द्वारा प्रबंधन किए गए कार्गो में भारत का 35% हिस्सा है। उत्तरी समुद्री मार्ग की अगर हम बात करें तो ये यूरोप और एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच सबसे छोटा पोत परिवहन मार्ग है। इसमें आर्कटिक महासागर के 4 सागर आते हैं, कारा, लापतेव, पूर्वी साइबेरियाई सागर और चुक्ची सागर। ये 5,600 किलोमीटर लंबा समुद्री मार्ग है। ये बेरिंट्स और कारा सागर के बीच की सीमा से शुरू होता है और बेरिंग जलडमरू मध्य में समाप्त होता है, जो कि प्रोविडेनिया की खाड़ी है। उत्तरी समुद्री मार्ग का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जहाजों द्वारा आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले स्वेज नहर मार्ग की तुलना में NSR का उपयोग करने से लगभग 30 से 40% ऊर्जा और समय की बचत होगी। नॉर्थ सी रूट की लंबाई स्वेज नहर से होकर जाने वाले पारंपरिक जलमार्ग की लंबाई से लगभग 1/3 कम है। इस मार्ग पर समुद्री डकैती का खतरा न के बराबर है। वहीं इस मार्ग के संचालन से आर्कटिक क्षेत्र में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों का अन्वेषण, दोहन और परिवहन आसान हो जाएगा। हालांकि नॉर्थ सी रूट की अपनी चुनौतियां भी हैं। रूस नॉर्थ सी रूट पर अपनी संप्रभुता का दावा करता रहा है। इस मार्ग में नौ परिवहन की स्वतंत्रता के सिद्धांत का उल्लंघन करने से भू सामरिक संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं। आर्कटिक क्षेत्र में पड़ने वाले कोहरे के कारण नौ परिवहन परिचालन अवधि कम हो जाएगी। नॉर्थ सी रूट पर जहाजों की आवाजाही बढ़ने से आर्कटिक के पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा जहाज परिचालन लागत में भी वृद्धि की संभावना है। हालांकि उत्तरी समुद्री मार्ग में भारत की भी भागीदारी है। भारत और रूस के बीच चेन्नई व्लादिवोस्टोक समुद्री गलियारा परियोजना नॉर्थ सी रूट से होकर एक प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर पारगमन रूट है। रूसी परमाणु ऊर्जा कंपनियां नॉर्थ सी रूट से संबंधित परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग कर रही है। अगला टॉपिक है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने डॉक्टरों को प्रिस्क्रिप्शन के तौर पर केवल जेनरिक दवाएं लिखने संबंधी नियम पर रोक लगा दी है। पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर पेशेवर आचरण विनियम 2023 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि डॉक्टरों को केवल जेनरिक दवाएं ही लिखनी होंगी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने इस प्रावधान पर रोक लगा दी है। जेनरिक दवा ऐसे दवा उत्पाद हैं जो खुराक, प्रभाव क्षमता, दवा देने के तरीके, गुणवत्ता, प्रभाव संबंधी विशेषता और इच्छित उपयोग के मामले में ब्रांडेड या सूचीबद्ध दवाओं के समान ही होते हैं। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 तथा औषधि एवं प्रसाधन नियम 1945 में जेनरिक दवाओं की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। किसी ब्रांडेड दवा का पेटेंट समाप्त होने के बाद इसका जेनरिक दवा के रूप में विपणन यानी कि व्यापार किया जा सकता है। हालांकि भारतीय पेटेंट अधिनियम के तहत अनिवार्य लाइसेंस का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के अंतर्गत किसी भी तात्कालिकता के दौरान सहमति के बिना भी दवा का निर्माण किया जा सकता है, जैसे कि कोरोना आदि। तो इस दौरान किसी भी दवा का बिना सहमति के निर्माण किया जा सकता है। भारत के लिए जेनरिक दवा का महत्व इसलिए है क्योंकि महत्वपूर्ण दवाओं की पहुंच और उपलब्धता में सुधार होता है। इसके अलावा इसकी अपेक्षाकृत सस्ती कीमतों के कारण स्वास्थ्य देखभाल लागत में कमी आ सकती है और अक्सर एक ही उत्पाद के लिए कई जेनरिक दवाओं को मंजूरी दे दी जाती है, जिससे प्रतिस्पर्धा पैदा होती है। वैश्विक स्तर पर जेनरिक दवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी अभी 20 से 22% है। हालांकि जेनरिक दवाओं से संबंधित कई चुनौतियां भी हैं, जैसे कि गुणवत्तापूर्ण परीक्षण सुविधाओं की कमी रहती है। इसके अलावा पेटेंट की निरंतर एवरग्रीनिंग रहती है। मुख्य प्रारंभिक सामग्रियों के लिए उच्च आयात निर्भरता और नकली दवाओं के विक्रेता इसका फायदा उठाते हैं। इसीलिए सरकार ने जेनरिक दवाओं को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाओं की बिक्री को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आवश्यक जेनरिक दवाओं को मुफ्त में देने पर विचार किया जा रहा है। अगला टॉपिक है, पीएम गति शक्ति के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की 54वीं बैठक में अलग अलग बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सिफारिश की गई। पीएम गति शक्ति के तहत एनपीजी यानी नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप 3 स्तरीय संस्थागत व्यवस्था का एक हिस्सा है। इस व्यवस्था में शामिल है सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह यानी ईजीओज, नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप यानी एनपीजी और तकनीकी सहायता इकाई यानी टीएसयू। एनपीजी यानी नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप में बुनियादी ढांचे से संबंधित मंत्रालयों के नेटवर्क प्लानिंग विंग के प्रमुख शामिल होते हैं। ये ईजीओज की सहायता करते हैं। एनपीजी हितधारकों के बीच नियमित चर्चा को सुगम बनाता है। एनपीजी की भूमिका है नेटवर्क का एकीकरण सुनिश्चित करना, संशोधनों के माध्यम से अनुकूलन बढ़ाना,
समग्र विकास के कार्यों के दोहराव से बचना, सूक्ष्म योजना विवरण के माध्यम से लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करना। पीएम गति शक्ति के स्तंभ हैं व्यापकता, यानी कि प्रत्येक विभाग एक दूसरे की गतिविधियों के बारे में जान सकेगा। दूसरा स्तंभ है प्राथमिकता, अलग अलग क्षेत्रकों के साथ अंतरक्रिया को संभव बनाया जा सकेगा। अनुकूलन, यानी सभी विभागों की गतिविधियां एक दूसरे के सामने प्रत्यक्ष रूप से की जाती हैं। समन्वय, यानी प्रत्येक विभाग की गतिविधियों को समन्वित करना। साथ ही विश्लेषण, संपूर्ण डेटा एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाना। गतिशीलता, यानी कि सभी मंत्रालयों और विभागों के लिए GIS प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जाएगा। ये व्यवस्था पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के लिए अलग अलग केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों और राज्य सरकारों के बीच बेहतर निर्णयन और समन्वय सुनिश्चित करती है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है। ये बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं के एकीकृत योजना निर्माण और कार्यान्वयन के लिए 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने वाला एक डिजिटल मंच है। पीएम गति शक्ति में भारतमाला, सागरमाला, उड़ान जैसी विविध बुनियादी ढांचा योजनाएं शामिल हैं। इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे की लास्ट माइल कनेक्टिविटी को सुगम बनाना और लोगों के लिए यात्रा के समय को कम करना है। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने सशस्त्र बलों की प्रचालन क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए 7,800 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है। DAC यानी रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से प्राप्त Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स पर एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट की खरीद के लिए आवश्यकता की स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी AON प्रदान की है। ये स्वीकृति खरीद श्रेणी के तहत दी गई है। खरीद यानी भारतीय IDDM स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और विनिर्मित श्रेणी का एक भारतीय विक्रेता से उत्पादों की खरीद के बारे में है। हालांकि ऐसे उत्पाद में 50% स्वदेशी सामग्री होनी चाहिए। साथ ही ये मात्रा आधार अनुबंध मूल्य की लागत के आधार पर होनी चाहिए। आधार अनुबंध मूल्य का मतलब है कर और शुल्क को हटाकर कुल अनुबंध मूल्य। ये रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के तहत खरीद की 5 श्रेणियों में से एक है। खरीद की अन्य श्रेणियां हैं खरीद भारतीय, खरीद और निर्माण भारतीय, खरीद वैश्विक भारत में विनिर्माण और खरीद वैश्विक। रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण का महत्व इसलिए है क्योंकि ये शत्रुतापूर्ण पड़ोस और बदलती भू राजनीति के संदर्भ में सुरक्षा संबंधी और सामरिक अनिवार्यता है। साथ ही इससे रक्षा में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा मिल सकता है और रक्षा आयात के कारण हुए चालू खाता घाटे को कम किया जा सकता है। हालांकि रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के समक्ष चुनौतियां भी हैं, जैसे कि उपकरणों की अंतर संचालनीयता और अल्पावधि में इकोनॉमी ऑफ स्केल की प्राप्ति के मुद्दे। रक्षा क्षेत्र में गहन और निरंतर अनुसंधान एवं विकास सुनिश्चित करना। आपको बता दें कि DAC रक्षा खरीद पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसका अध्यक्ष रक्षा मंत्री होता है। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। खाड़ी सहयोग परिषद GCC ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता वार्ता फिर से शुरू करने का प्रस्ताव दिया। इससे पहले 2006 और 2008 में भी दोनों पक्षों ने एक व्यापार समझौते पर वार्ता की थी। हालांकि बाद में ये वार्ता रोक दी गई। GCC यानी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल खाड़ी क्षेत्र के 6 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है। इसमें शामिल देश हैं सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन। GCC की स्थापना 1981 में सऊदी अरब के रियाद में की गई थी। इस समूह की आधिकारिक भाषा अरबी है। GCC वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार गुट है। इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने NHAI अनुबंधों के लिए इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स पर हितधारकों के साथ चर्चा की। इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड एक त्रिपक्षीय अनुबंध है। इसमें एक पक्ष जमानतकर्ता या श्योरिटी वाला होगा, दूसरा पक्ष प्रिंसिपल के प्रदर्शन वाला होगा या दायित्वों की तीसरे पक्ष को गारंटी देता है। ये बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए जमानती व्यवस्था के रूप में कार्य करता है। साथ ही कॉन्ट्रैक्टर के साथ साथ प्रिंसिपल को भी सुरक्षा प्रदान करता है। इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड्स को बैंक गारंटी के बदले में लाया गया है। इसे अप्रैल 2022 में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA ने अनुमति प्रदान की थी। मुद्रा बाजार या मनी मार्केट। मुद्रा बाजार अल्पकालिक निधियों और वित्तीय परिसंपत्तियों का बाजार है। ये मुद्रा के निकटतम विकल्प हैं। मुद्रा के साधन है कॉल मनी, इसमें धन का लेन देन 1 दिवस के आधार पर किया जाता है। दूसरा है नोटिस मनी, इसमें धन का लेन देन 2 दिनों से 14 दिनों के बीच की अवधि के लिए किया जाता है। तीसरा है वाणिज्यिक पत्र, ये अल्पकालिक वित्त पोषण के लिए वचन पत्र के रूप में अनसिक्योर्ड यानी गारंटी रहित मुद्रा बाजार साधन है।
तीसरा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये एक नेगोशिएबल मुद्रा बाजार लिखत है। इसे एक निर्दिष्ट समय अवधि के लिए बैंक में जमा किए गए धन के बदले डीमैटेरियलाइज्ड रूप में जारी किया जाता है। वाणिज्यिक पत्र का न्यूनतम मूल्य 5 लाख रुपए और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का 1 लाख रुपए होना चाहिए। साथ ही इनकी परिपक्वता अवधि कम से कम 7 दिन से लेकर 1 वर्ष तक होनी चाहिए। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड प्रायोगिक आधार पर 1 सितंबर 2023 से मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू कर रहा है। ये एक इनवॉइस प्रोत्साहन योजना है। इसका उद्देश्य आम जनता को अपना बिल मांगने के अधिकार और हक के प्रति जागरूक करना है तथा इस तरह से उनमें सांस्कृतिक और व्यवहारिक परिवर्तन लाना है। इसमें जीएसटी इनवॉइस अपलोड करने पर लोगों को 10,000 से 1 करोड़ रुपए तक के नकद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। जीएसटी पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा उपभोक्ताओं को जारी किए गए सभी B2C यानी व्यवसाय से उपभोक्ता इनवॉइस योजना के लिए पात्र होंगे। पात्रता के लिए इनवॉइस का न्यूनतम मूल्य 200 रुपए होना चाहिए। सोडियम आयन बैटरी ये एक विद्युत रासायनिक ऊर्जा भंडारण उपकरण है। ये विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने और मुक्त करने के लिए आवेश वाहक के रूप में सोडियम आयनों का उपयोग करता है। सोडियम आयन बैटरीज वर्तमान में लिथियम आयन बैटरी के एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में विकसित हो रही है। इसका कारण इनकी कम लागत और सोडियम संसाधन की प्राकृतिक प्रचुरता है। सोडियम आयन बैटरीज का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इनकी तापमान सहनशीलता काफी ज्यादा है। इसे 0 वोल्टेज स्थिति पर भी संग्रहित और परिवहन किया जा सकता है। इसका ऊर्जा घनत्व और फास्ट चार्जिंग का टिकाऊपन सामान्य तौर पर लिथियम आयन बैटरीज से बेहतर है। सोडियम आयन बैटरीज का उपयोग स्थिर ऊर्जा भंडारण, इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहन तथा इलेक्ट्रिक माइक्रो कार आदि में किया जाता है। अगला टॉपिक है रीसर्कुलेटरी जल कृषि प्रणाली। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें यांत्रिक और जैविक फिल्ट्रेशन करके निलंबित पदार्थ और मेटाबोलाइट्स को हटाने के बाद जल का पुनर्चक्रण और फिर से उपयोग किया जाता है। न्यूनतम भूक्षेत्र और जल का उपयोग करके उच्च घनत्व में अलग अलग प्रजातियों का मछली पालन किया जाता है। इसका लाभ ये है कि इसमें कम परिचालन लागत आती है। ये जलवायु लोचशील होती है। विविध प्रजातियों का उत्पादन होता है इसमें और इसमें भूमि तथा पानी का उचित उपयोग होता है। लेकिन इसके नुकसान भी हैं क्योंकि इसमें उच्च पूंजी लागत आती है और इसमें निर्बाध विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता भी होती है। और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। ग्रीस, जिसकी राजधानी एथेंस है। भारत के प्रधानमंत्री ग्रीस की यात्रा पर हैं। ग्रीस बाल्कन प्रायद्वीप का सबसे दक्षिणी देश है। इसके सीमावर्ती देश हैं अल्बानिया, बुल्गारिया, तुर्की और मैसेडोनिया गणराज्य। ग्रीस की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ओलंपस। प्रमुख नदियां हैं हलिया कमोन, अचेलस और मैरिटा और प्रमुख जल निकाय हैं एजियन सागर पूर्व में, दक्षिण में भूमध्य सागर और पश्चिम में आयोनियन सागर। और आइए बात करते हैं खेल जगत की। फिडे विश्व कप, शतरंज विश्व कप 2023 में भारत के प्रज्ञानंद दूसरे स्थान पर रहे। फिडे विश्व कप मौजूदा चैंपियन और उसे चुनौती देने वाले के बीच एक मैच के रूप में आयोजित किया जाता है। ये हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाला खिलाड़ी ही चुनौती देने वाला खिलाड़ी होता है। ये टूर्नामेंट विश्व चैंपियनशिप से पहले होता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के बारे में अगर हम बात करें तो ये शतरंज के खेल का शासी निकाय है। ये विश्व की सभी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं को विनियमित करता है। ये एक गैर सरकारी संस्था है। इसे 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वैश्विक खेल संगठन के रूप में मान्यता दी थी। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023। हाल ही में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की गई। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पहली बार 1954 में प्रदान किए गए थे। शुरुआत में इसे राज्य पुरस्कार कहा जाता था और ये क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों के लिए दिया जाता था। इस पुरस्कार का उद्देश्य सौंदर्यात्मक और तकनीकी उत्कृष्टता तथा सामाजिक प्रासंगिकता वाली फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करना है। पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। पुरस्कार की श्रेणियां हैं फीचर, नॉन फीचर और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।